हरियाणा में चुनाव की बिसात पर इस बार कौन किंग मेकर होगा? क्या दुष्यंत चौटाला 2019 की तरह इस बार भी करिश्मा कर पाएंगे? इस बार वो किसके साथ गठबंधन करेंगे और चुनाव में उनके मुद्दे क्या कुछ होंगे? क्या जाट वोटर उनका साथ देंगे? हरियाणा के चुनावों में जेजेपी का ट्रम्प कार्ड इस बार क्या होने वाला है? दुष्यंत चौटाला से इन तमाम मुद्दों पर देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत। हम इस समय हरियाणा के जींद में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के चीफ दुष्यंत चौटाला हैं। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या 90 की 90 होंगी या फिर कुछ कम होंगी? और क्या आधार होगा इस बार जनता के बीच जाने का? देखिए, हमने जो 4.5 साल काम करे हैं और प्राथमिकता के तौर पर ऐसे वादे जैसे युवाओं को 75% प्राइवेट रोजगार में हिस्सेदारी की बात हो, हरियाणा प्रदेश में महिलाओं को पंचायतों के अंदर 50% हिस्सेदारी देने की बात हो, बैकवर्ड ए क्लासेस को, या कुम्हार है, सुनार है, लोहार है, जिनके घर परिवार शायद गांव में थोड़े हो, पंचायती राज में 8% हिस्सेदारी देने की बात हो। कई ऐसे विषय हैं, बुढ़ापा पेंशन को 3,000 पहुँचाने की बात है, हमने पूरे कर दिखाए और आगे भी पार्टी अपने वादों को लेकर जनता के बीच में भी उतरेगी और मजबूती के साथ 90 की 90 सीटों पर लड़ेगी। हरियाणा किसानों और जवानों की धरती कही जाती है, तो क्या इन मुद्दों को लेकर भी आप, जिनके साथ आप सहयोग के तौर पर, सहयोगी के तौर पर सरकार में रहे, उनको घेरने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल, आज अग्निवीर का इशू है और ये जो घोषणा हरियाणा सरकार ने करी कि पुलिस के अंदर हम 10% हिस्सेदारी दे देंगे, ये तो हमारे टाइम पे हो गया था। मगर क्या एजुकेशन में उनके लिए कोई बेनिफिट्स दे पाई? सरकार नहीं दे पाई। हमने ये वादा किया है हमारे इंसो के स्थापना दिवस पर कि हम हायर एजुकेशन को भी अग्निवीरों की निःशुल्क करेंगे, कि सिपाही जो 4 साल रह के आया है वो आकर अफसर बनने की पढ़ाई करे और दोबारा फौज में जाए। ये व्यवस्था परिवर्तन है और ये सभी विषय अब मिलकर आगे लेकर चलेंगे। क्या बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस के साथ लड़ेंगे? अगर मैं पूछता हूं कि जेजेपी की पहली पसंद कौन सी है? चुनाव तो हम अपने दम पर लड़ेंगे और हमारा ये टारगेट है कि हम अपने नंबर्स को बढ़ाएं और भगवान करे हमारा मेहनत कामयाब हो, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आपको लगता है कि पोस्ट जब रिजल्ट आए तो उसके बाद भी संभावनाएं ऐसी होंगी कि? देखिए, अभी ये कहना क्या होगा, बट मेरे पूरा मानना है कि हरियाणा के अंदर मिक्स्ड आपके इलेक्टोरल पैटर्न्स आएंगे और कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक कैंडिडेट स्पेसिफिक लोग वोटिंग करेंगे। और आज ये कहना इसकी हवा है, इसकी नहीं है, पिछली बार भी देखा था, बीजेपी 75 पार थी, आपका कोई एक सर्वे हमें 10 नहीं दिखा रहा था और हम 10 विधायक लेकर आए, सरकार में आए, हमने लोगों के काम करे, किसान को 2 दिन में पेमेंट दी, 400 मंडियाँ बना दी 200 की, गांव-गांव के कोरोना के अंदर हमने परचेज सेंटर खोल दिए। ये व्यवस्था क्यों बन पाई? कि हम गवर्नमेंट के अंदर थे, हमने किसानों की सुध ली, उसके खाते में 2 दिन में उसका पैसा भिजवाना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हम लेकर चलेंगे और मुझे लगता है कि पूरा साथ हरियाणा की जनता का हमें मिलेगा। किसानों का साथ मिलेगा आपको? क्योंकि आपकी पार्टी के कई सारे एमएलए हैं, विधायक हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, करीबन 4 से 5 की संख्या है। हमारे तो साथी पहले दिन से जिनका मन था जाने का, वो छोड़ के चले गए थे और उसके बाद केवल मात्र एक फॉर्मेलिटी है। जो लोकसभा में हमारे साथ नहीं थे, उनने तो आज सिर्फ अपनी तनख्वाह लेकर आखिरी दिन तक की और एक फॉर्मेलिटी में इस्तीफा दिया है। क्या वो पार्टी के संगठन के किसी फंक्शन में पिछले 1 साल से दिखे हैं? तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब आने वाले टाइम पर आप एक मजबूती के साथ हुड्डा के खिलाफ होंगे या सैनी के खिलाफ होंगे या फिर साथ होंगे? क्या लड़ाई तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने ओपोनेंट के खिलाफ करती है। सैनी या हुड्डा कोई मेरे रिश्तेदार तो नहीं, हम राजनीतिक विरोधी हैं और दोनों का विरोध लेकर ही हम जाएंगे। शायद वो भी हम दोनों का विरोध ले। ऐसी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो 2 पार्टियां आपस में लड़ेगी। सर, कहा गया कि रंजीत चौटाला बीजेपी चले गए, फिर उस अब बहुत नाखुश दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वेलकम करने वाले हैं आप? जो रंजीत सिंह जी तो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से निर्दलीय लड़े, बीजेपी में गए, अब फिर कहीं और जाएंगे, इसका जवाब तो वो दे पाएंगे और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता दे पाएगी कि जो इतने दल बदल लिए, आगे स्टेबिलिटी जनता को विश्वास कैसे दिलाएगी। आप क्या वेलकम करेंगे उनका? आएंगे तो जरूर, आप उनसे पूछ तो आओ कि अभी वो बीजेपी छोड़ने के मन में भी है।
एक और पार्टी है आम आदमी पार्टी। पिछली बार सबने देखा, इस बार क्या आम आदमी पार्टी के साथ कुछ गठजोड़ की संभावनाएं हैं आपकी? देखिए, अभी वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उनके साथ अलायंस की बात करना या इस पे चर्चा करना मुझे नहीं लगता उसका कोई औचित्य रहता है। अभी तो वो फैसला करे वो आगे क्या करेगी। आपको लगता है जैसे किरण चौधरी जी आई बीजेपी में, तो जाट वोटर्स जो हैं वो आपको छोड़ के या फिर बाकियों को छोड़कर अब बीजेपी की तरफ सीधा हार्डकोर तरीके से जाएगा? कोई कास्ट मुझे नहीं लगता किसी एक व्यक्ति को देखते हुए वोट डालती है। आज के दिन तो शायद राज्यसभा में सुभाष बराला भी उनने भेजे हैं, वो भी जाट कम्युनिटी से आते हैं, किरण जी भी है। मैं ये मानता हूँ एक रोष फार्मर कम्युनिटी में, फार्मर कुम्हार भी हो सकता है, खाती भी हो सकता है, और बीजेपी के विरुद्ध उनका गुस्सा आगे भी आएगा। नायब सैनी साहब का ट्वीट है, मैं पढ़ के जरूर सुना दूं कि हुड्डा और दुष्यंत दोनों आपस में अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं, प्रदेश के लिए नहीं। इस पर आपकी बहुत ही सटीक प्रतिक्रिया आई, क्या प्रतिक्रिया है? क्या इसकी संभावनाएं आने वाले टाइम पर अलग होगी? साहब अभी 74 दिन के दूल्हे हैं, 74 दिन उनने मुख्यमंत्री का पद संभाला, उनके पास 7 पॉजिटिव आउटकम भी नहीं है जो वो जनता को गिनवाए कि मैंने ये कर दिखाया। अधिकतम घोषणाएं हैं, जो घोषणाएं हमने कैबिनेट में अप्रूवल दे दी थी उसको सिर्फ नए लिफाफे में दिखाया है। वही ये कहना कि भाई दुष्यंत कर लेगा, हुड्डा कर लेगा, इसका मतलब तो घबराहट है हमसे। वो तो तैयार हो जाए। अभी करनाल की जनता ने, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन चुके थे और 4 महीने का समय था, जिता दिया उपचुनाव में। अब लड़के तो दिखाए करनाल से। वो तो आज ऑन रिकॉर्ड कह देता, उनके मन में ये है कि भाई मैं लाडवा चला जाऊं, मैं वापिस नारायणगढ़ चला जाऊं। नारायणगढ़ में उनकी धर्मपत्नी जिला परिषद का चुनाव लड़ी थी, खुद के गांव में हार गई, खुद चुनाव हार गई। अब पता चलेगा उनको कि मुख्यमंत्री रहते हुए 74 दिन में जो फेल हुए हैं, जनता उसका जवाब देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे यहाँ पर और जाहिर सी बात है अपने विकास कार्य भी बताएंगे, और मनोहर लाल खट्टर हो या फिर नायब सैनी हो या बाकी तमाम नेता हैं, उन सब का भी यहाँ पे आना होगा। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री का एक अलग ऑरा है। पहले भी हर चुनाव में वो आए हैं, ऐसा नहीं होता। वो तो अभी भिवानी, महेंद्रगढ़, झज्जर शायद रैली करके गए थे, रोहतक हारे ही ना। प्रधानमंत्री अम्बाड़ा रैली करके गए थे, हारे ही ना। तो क्या प्रधानमंत्री आ जाएंगे तो हारी हुई सीट जीत जाओगे? जनता है, जनता बाहर के नेताओं को देख के विधानसभा के वोट नहीं देती, लोकल कैंडिडेचर को देख के वोट देती है। और लोकल कैंडिडेचर जो है वो तय करता है कि उस पार्टी का दम कितना है। आपकी नाराजगी दिख रही है प्रधानमंत्री से क्या? क्योंकि आप उसी पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे। मेरी कोई नाराजगी नहीं, ना मैं उनकी पार्टी का हिस्सा कभी रहा हूँ। हम अलायंस में एनडीए में थे, हमारी सहमति नहीं बनी कई विषयों पर, अलग हो गए। हर कोई जानना चाहता है क्या हुआ, क्यों आप अलग हो गए? कि हमने उनसे एक ही चीज़ कही थी कि 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर दीजिए। सीट शेयरिंग पे सहमति नहीं बन रही थी, दोनों ने अलग चलने का रास्ता ले लिया। आज हमारे मुख्य घोषणा की हम पूरी तृप्ति ना कर पाए तो फिर हमें जनता को तो जवाब देना है। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या इलेक्शन में जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद आप फिर से एक बार संभावनाएं तलाशेंगे? क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस या इंडिया अलायंस ये बड़ी पार्टी के तौर पर होगी आपके सामने। देखो, ये तो समय बताएगा। पिछली बार नए नए थे, 10 विधायक थे और हमारे संगठन को बने मात्र 11 महीने हुए थे। हमने फैसला लिया। आज संगठन 6 साल पुराना है। हमारी ताकत हमें पता है, और ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ेंगे, नंबर्स भी बढ़ेंगे और मैं मानता हूँ हरियाणा प्रदेश की सरकार बनाएंगे। तो मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों की संभावनाएं खुली हुई हैं। मैं तो आज किसी के कोई पीछे आके हमारे खड़ा होगा जैसे हम खड़े हुए थे जूनियर पार्टनर बनकर, उस समय की परिभाषा है। तो आप भी संपर्क में हैं, मतलब कांग्रेस और बीजेपी? या संपर्क फिर करने की जरूरत ही नहीं। पिछली बार कौन सा मैं संपर्क में था? नंबर आए, स्टेबल गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला, हमने बनाई। आज तो हमारा टारगेट है कि हम पहले से ज्यादा नंबर्स लेकर आए, और पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे तो नंबर्स भी बिल्कुल आएंगे। तो आप अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में देख रहे हैं एक तरीके से? व्हाई नॉट? अगर हम प्रदेश के अंदर सरकार को स्टेबिलिटी दे सकते हैं और खुद लीड कर सकते हैं तो क्यों नहीं। पहले तो मैं कहता था चाबी हम लगाएंगे, अब तो ताला भी हम खोलेंगे। तो मतलब दुष्यंत चौटाला किंग मेकर हरियाणा के साबित होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, और मेहनत करेंगे, पहले से ज़्यादा मेहनत करके मैदान में उतरेंगे।
अच्छा, एक और बात, क्योंकि जब भी इस बारे में बात हुई है तो परिवारवाद का एक आरोप लगता है, और इस समय समीकरण ऐसा है कि एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ आपकी पार्टी है, फिर आईएनएलडी और साथ में बसपा है, तो और बीजेपी है, तो कैसे आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि एक चार तरफा मुकाबला तो नहीं हो रहा, साथ में आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस भी। जितने ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी जाएंगी उतना मुकाबला बढ़ेगा और उतना ही मुकाबला रोचक होगा। आज ये कहना ये है, कौन सा किस सेगमेंट में है। आज मैं बात करूं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो यहाँ वीरेंद्र सिंह जी का बेटा लड़ेगा, मैं लड़ूंगा। तीसरे कोई पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल आएगा भी, लास्ट टाइम भी आया था। हाईएस्ट वोट्स विच वर गिवन, आई थिंक 2600 वोट लेके गई थी बीएसपी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक भी ऐसा, पुंडरी जैसी विधानसभा भी हो सकती है कि पिछले 4 या 5 चुनाव हो गए हमेशा निर्दलीय जीतता है। बादशाहपुर जैसी 4.5 लाख वोटरों की सीट पे निर्दलीय जीत के आ गया था, जबकि सारी पार्टी धरी की धरी रह गई थी। तो ये कहना कि कौन सी सीट पे होगा, इट इज़ टू अर्ली। चुनाव बनता है आखिरी 5 दिन, आखिरी 5 दिन तय करेंगे कि कौन सी पार्टी लीड पे और कौन सी पार्टी बहुमत लेके आगे बढ़ेगी। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं सर? आपकी अपनी पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है? मैं तो मानता हूँ पिछली बार से ज़्यादा नंबर्स हम असेंबली के अंदर विधायकों के लेके जाएंगे। एक रोड मैप होता है, वो रोड मैप क्या है आपका, इलेक्शन के बाद का या फिर इलेक्शन तक का? हमारी एक कमेटी है जो घोषणा पत्र के ऊपर काम कर रही है। मैं आपको चीज़ें बताने लग जाऊं तो मेरा रोड मैप तो आज पब्लिक हो जाएगा। लेट अस कंसोलिडेट और इकट्ठा हम जनता के बीच में आएंगे, एक एक विषय को लेकर आएंगे, एक एक मुद्दे को लेकर आएंगे, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा पे हो, चाहे महिलाओं के उत्थान पे हो, चाहे युवाओं के उत्थान पे हो, चाहे किसान के उत्थान पे हो, चाहे छोटे दुकानदार के लिए योजना बनानी पड़े, हम एक एक विषय लेकर आएंगे। आपको लगता है कि एक जो कॉन्फिडेंस था पहले अलायंस पार्टनर्स के साथ आपका, वो अब नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई अलायंस पार्टनर छोड़ा है? ये तो पूरे देश में पता है, और मुझे नहीं लगता कि ये शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार भी बचने वाली है। हम तो भुक्तभोगी हैं। अब आप ये बता दीजिए कि जब इलेक्शन में जाएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत वाद विवाद और तर्क कुतर्क होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का कहते हैं कि बहुत मतलब जो परिवारवाद है उसको काफ़ी आगे बढ़ाया है। फिर मुझे ये बताइए, बीजेपी में राजनाथ सिंह जी भी केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटे एमएलए हैं। प्रेम कुमार धूमल जी के बेटे अनुराग जी हैं। अगर मैं शुरू कर दूं, गोपीनाथ मुंडे के पंकजा मुंडे है, राहुल महाजन, पूनम महाजन साहब की डॉटर है। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो बीजेपी में जो परिवार से चुनाव लड़ ले और हिम्मत रखता हो जीतने की, वो तो गंगा नहा ले। और 5 साल में रीजनल पार्टी इलेक्ट्रोल से जीत के आए तो हम परिवारवाद हो जाए। आज बीजेपी डिफाइन तो करे इस चीज को। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उनके केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उनके पिताजी क्या थे? केंद्र सरकार के मंत्री रहे कांग्रेस के, वो भी कांग्रेस में रहे और अब आ गए। तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? प्रधानमंत्री जी हमेशा इस चीज को क्लैरिफाई नहीं कर पाए कि परिवारवाद है क्या। बोलना बहुत आसान है कि इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये। अरे मेरे फादर तो जेल में थे, हमें पार्टी से निकाल दिया गया, हमने तो सारी नई शुरुआत करी है 2018 में। क्या हम भी परिवारवाद की डेफिनेशन में आ जाएंगे? हमने तो कोई पुराना सिंबल, पुरानी पार्टी लेकर चलने का काम नहीं किया। मेहनत करी, संघर्ष किया, आज भी कर रहे हैं। और कोई आज के लिए नहीं है। हम तो मात्र 6 साल पुराना संगठन है, अभी तो 600 साल चलाएंगे, ऐसा बनाकर जाएंगे इसको। तो सर दरवाजे खुले हुए हैं पोस्ट इलेक्शन अलायंस के लिए? आज ये चर्चा का टॉपिक नहीं है। आज हमारा सिर्फ एक ही अनुमान है कि नंबर्स ऑफ एमएलए जननायक जनता पार्टी के बढ़े और प्रदेश के अंदर हम उसको और बेहतर तरीके से लेकर। सर आपने हमें समय दिया और हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।